हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एजुकेटर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एस्टेट 2023 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज हम क्वेश्चन करते हैं 15 विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी? ऑप्शन: लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन और लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर माँ बाप के बाल करली होते हैं, आपने देखा होगा, तो बच्चों के भी बाल करली होते हैं, मतलब सिमिलर ट्रेट आया है बच्चों में पेरेंट्स से। अगर माँ बाप गोरे हैं, उनकी स्किन फेयर है, तो वो भी फेयर होंगे। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी तो आंसर हमारा है, मतलब ये हेरिडिटी का ट्रेट है। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो है। लॉ ऑफ वेरिएशन आपने देखा होगा, कई बार बच्चों की शक्ल माँ बाप से अलग होती है, मतलब उतना सिमिलैरिटी नहीं होती। या कई बार आपने देखा होगा माँ बाप की हाइट तो है अच्छी, लेकिन बच्चों की हाइट कई बार कम हो जाती है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम माँ बाप की हाइट अगर अच्छी है तो बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है, लेकिन वेरिएशन होने के चांस होते हैं, शक्ल नहीं मिलती, ठीक है। या फिर कई बार उनका आईक्यू भी कम होता है। माँ बाप का आईक्यू अच्छा है, लेकिन बच्चों का आईक्यू कई बार थोड़ा सा कम होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएशन भी हेरिडिटी का एक पार्ट है। लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन को आप कैसे याद रखोगे? ये कहता है कि माँ बाप का आईक्यू तो है, पेरेंट्स का आईक्यू है एकदम बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक, लेकिन बच्चा एकदम डल, बच्चा एकदम डल, ऑफ स्प्रिंग इसका क्या होगा? एकदम डल हो गया। तो ये है रिग्रेशन। ये क्या कहता है भी, एक टाइप से रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं पेरेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा एकदम थोड़ा बुद्धू सा, तो बड़ा रिग्रेट हो रहा है। ये क्या होगा? मतलब बच्चे, माँ बाप तो अच्छे हैं और बच्चा थोड़ा अजीब ही हरकतें कर रहा है, या बच्चा, माँ बाप बड़े शांत से हैं लेकिन बच्चा बड़ा ही गुस्सेल सा हो जाता है। तो ये रिग्रेशन। फिर एक लॉ, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। ऐसा कोई लॉ नहीं होता लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि लॉ इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो ये तीनों हैं और ये फोर्थ हमारा नहीं है। तो ये कट कट और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? ये इंटेलिजेंस के ऊपर ना क्वेश्चन पक्का पक्का से आता है, इसके आने के चांस ना बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ना मैं आपको एक ये दिखाता हूँ टेबल सी, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये आप याद रख लेना, इनमें से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के टेस्ट ना दो टाइप में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है इंडिविजुअल टेस्ट, जिसमें एक सिंगल पर्सन का टेस्ट होता है, एक होता है ग्रुप टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो सब डिवीजन है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल को ही परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली ग्रुप टेस्ट में एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, इसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल टेस्ट में वर्बल जो होते हैं, बेनी साइमन टेस्ट है, टेस्ट गोडार्ड टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, और नॉन वर्बल टेस्ट में ये सारे टेस्ट है, ठीक है। आप ये याद रख लेना। सबसे ज़्यादा ना ये वाला पूछते हैं, एक तो ये वाला पूछ लेते हैं, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। इसमें ग्रुप टेस्ट के अंदर आर्मी अल्फा टेस्ट पूछते हैं और आर्मी बीटा टेस्ट पूछते हैं, पूछ लेंगे भी इसमें वर्बल नॉन वर्बल कौन सा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इसका ध्यान रख लेना। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, वर्बल टेस्ट होता है, लैंग्वेज का यूज़ करके टेस्ट लिया जाता है, और नॉन वर्बल इसमें लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती, इसके अंदर फिगर्स यूज़ की जाती है, उससे इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है भी कितना इंटेलिजेंट पर्सन है ये, ठीक है। तो नॉन वर्बल टेस्ट हमारा है थोड़ा सा, मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनके लिए नॉन वर्बल टेस्ट होता है, और वर्बल जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है वो वर्बल टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, इसमें पूछा है विच इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये देखो, कोल्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये तो परफॉर्मेंस टेस्ट है। सेंगन फॉर्मबो टेस्ट, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बिनी टेस्ट, ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, ये वर्बल टेस्ट है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वर्बल वर्बल टेस्ट है। ये बाकी सारे नॉन वर्बल टेस्ट है, जिनको परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये कट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये भी ध्यान रख लेना, डेविड विशलर टेस्ट, 3 टाइप के इसके टेस्ट है, इसने भी अपने इंटेलिजेंस में रखे थे, ठीक है। इसने एज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, इनको हल्का सा ध्यान रख लेना। वैसे ये आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है? मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ब्लैंक स्पेस फिल इन द ब्लैंक होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और एनालिटिकल क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये थ्योरेटिकल टाइप है। ये हमारा आंसर आएगा, इनको काट दो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है कि जो क्वेश्चन दिया होता है ना, आप उसका आंसर ऑब्जेक्टिवली होके दे सकते हैं, मतलब जो उसका आंसर है वही उसका आंसर है, और कुछ नहीं तुम लिख सकते। जो क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है उसका आंसर वही है, अपनी मनमर्जी से तुम कुछ आंसर नहीं। जैसे सब्जेक्टिव जो तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके अंदर में तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हो, है ना। आपको जो लग रहा है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, मेरे हिसाब से आप सब्जेक्टिवली होकर चेंज कर ले रहे हो,
उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो सब्जेक्टिव टेस्ट में, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा नहीं होते, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, बैलेंस स्पेस और एनालिटिकल वो थ्योरेटिकल टाइप में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलेसेंट पीरियड इज, तो पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी में से क्वेश्चन पूछिए। पियाजे और वाइगोट्स्की इनकी थ्योरी पढ़ के जाना पक्का पक्का से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहा है एडोलेसेंट पीरियड में इसकी कौन सी डेवलपमेंट थ्योरी अप्लाई, हम इन ऑप्शन में से चेक करना है हमको। तो मैं अगर ये क्वेश्चन करता ना, तो देखो एडोलेसेंट पीरियड पूछा ना, तो आप ऑप्शन देखो, स्टेज ऑफ मॉरल रियलाइजेशन, ये नहीं होता, ये ना लेटर एज में, बहुत 50-60 प्लस की एज में जाके तब होता है। ये भी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। स्टेज, मैं ना पूरे चारों ऑप्शन पढ़ा करो आप, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी एडोलेसेंट से पूछ रहा है तो उससे कोई हमें मिल सकता है, गैस वर्क हो सकता है क्या नहीं हो सकता। गैस वर्क भी ना अच्छे से किया करो, एलिमिनेट करके, तो आपके आंसर सही मिल जाएगा आपको। फिर है स्टेज ऑफ मोरालिटी कॉन्स्टेंट, ये भी ऐसा कुछ मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। फिर स्टेज है ऑटोनोमस मोरालिटी। अब देखो ऑटोनोमस मोरालिटी और एडोलेसेंट पीरियड पूछ रखा है, तो जब हम अडल्टहुड एडोलेसेंट पीरियड में होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हम खुद अपने डिसीजन ले, हम ऑटोनोमस हो जाए, है ना, हम अथॉरिटी चाहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंड बाय पियाजे। पियाजे का आगे ना क्वेश्चन दोबारा से, ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। ये चारों के चारों स्टेज आपने पढ़ा होगा, पियाजे की ये 4 स्टेज दी होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहली सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा 2 साल का होता है, इसमें बच्चा क्या कर रहा होता है, ये मैंने बोल्ड कर रखा है, मेन ये पॉइंट है, यही पॉइंट आता है, इन पे ही क्वेश्चन आता है, ये कीवर्ड ध्यान रखना। तो 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, टच करता है, ग्रास पर करता है चीज़ों को, ठीक है, और सुनता है, यही कुछ कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो भी डेवलप नहीं हुई होती 2 साल के बच्चे में। क्या कहता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइफ, उसको ऐसा लगता है कोई चीज़ उसके सामने आपने लाइव, छोटे बच्चे के सामने आपने देखा होगा, एक गेम खेल रहे होते हैं ना बच्चों के साथ, जात जात करके, आपने खेली होगी मे बी। तो ये वही चीज़ होता है, भी ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में डेवलप नहीं हुई होती इस स्टेज में। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने से चला गया तो उसको लगता है कि वो गया, वो था ही नहीं, जबकि हम उसको छुपा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से स्ट्रगल करता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी अभी इतनी डेवलप नहीं होती। तो मेन चीज़ इसमें क्या डेवलप हुई होती है, ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, ठीक है, और इसमें एनिमिज्म शो करता है। मतलब जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ना घमंडी होता है, उसको सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव सही लगता है, औरों की बात उसको गलत लगती है। और एनिमिज्म हमारा क्या कहता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसको भी वो सोचता है कि उनमें जान है। एनिमिज्म का मतलब ये होता है, ये इस वर्ड पे वो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बहुत बार पूछते हैं, रिपीट होता है। बच्चा क्या सोचता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर भी जान है, एनिमिज्म का मतलब ये होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन से 7 से 11 साल की, इसके अंदर उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन का कंसेप्ट उसको समझ में आने लग जाता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लो 2 + 3 = 5 होता है, तो इसको वो उल्टा भी समझ सकता है कि 5 को तोड़ के 1 + 4 भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं, या 3 + 2 भी कर सकते हैं। ये होता है रिवर्सिबिलिटी ऑपरेशन की। फिर कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन में वो समझ आता है कि मान लो एक ये पानी की बोतल है और एक ये चौड़ी पानी की बोतल है, इसमें यहाँ तक पानी है और इसमें ये यहाँ तक पानी है। तो कंजर्वेशन में वो समझ आता है कि ये दोनों और दोनों बराबर हैं, ठीक है। फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 12 साल से अब तक, इसके अंदर उसकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट वो समझने लग जाता है, और डिडक्टिव रीजनिंग समझने लग जाता है, और अपना फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने लग जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझने लग जाता है, ठीक है। ये हर स्टेज अपने नेक्स्ट स्टेज से कुछ ना कुछ बेहतर होती जा रही है। जैसे यहाँ पे उसकी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग थी, थिंकिंग इसकी डेवलप हो चुकी थी, लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन यहाँ पे वो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लग गया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आप समझते होगे। तो इसका आंसर इन्होंने पूछा है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में नहीं होती, कौन सी नहीं होती। कहाँ गया हमारा, ये रहा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेट में देखो रिवर्सिबिलिटी होती है, कंजर्वेशन होता है, और सीरियलाइजेशन भी होता है इसके अंदर। सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को सीरीज में ऑर्डर में रखना सीख जाता है वो, ठीक है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है रिवर्सिबिलिटी होती है, सीरियलाइजेशन भी होता है, कंजर्वेशन भी होती है, एनिमिज्म नहीं होती। एनिमिज्म हमारा देखो प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है एनिमिज्म, है ना। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन का पूछ रहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में कौन सी नहीं होती। आई होप ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अब 6th क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन, अच्छा
ये ना नोट करके फंसाते रहते हैं एस्टेट एग्जाम में। तो इन क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है, इन क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है, ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से बिल्कुल एकदम। ये कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब ये कह रहा है 2% आर नॉट एग्जैक्टली सेम। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब तो यही होता है, सेम नहीं होते, तो ये तो ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर डेविएशन इन रिगार्ड टू कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट है, अलग अलग है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डिस्टिंक्शन, इंडिविजुअल इन देयर टोटलिटी, भी पूरे उनका जो टोटलिटी में उनके अंदर डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच में, इंडिविजुअल डिफरेंस बताते हैं। हाँ, ये भी सही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, ये गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंस सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी नहीं होता, प्लस इन्वायरमेंट भी होता है। इन्वायरमेंट की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है। इन्होंने नोट पूछा था ना, ये सारे तो हैं, तो ये कट कर दो, इनको कट कर दो, ऐसे कट कर दिया करो, ऐसे किया करो पहले। ये हाँ, ये है, फिर ये वो है, तो बाकी सबको कट कर दो और ये हमारा आंसर। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मान लो एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में सेम हेरिडिटी आई, सेम जीन्स आए, लेकिन एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिली, बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, और एक बच्चे को कम पढ़ाई मिली, तो इन्वायरमेंट का फर्क हो गया ना। अब जिसको अच्छी मिली, जीन दोनों के बराबर आए थे, लेकिन जिसको अच्छी इन्वायरमेंट मिला, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे स्कूल में गया, स्पोकन इंग्लिश सिखाई, तो वो आगे निकल जाएगा इस बच्चे से जिसको नहीं मिला। तो इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, सिर्फ हेरिडिटी से नहीं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फर्क पड़ता है। When the lesson to be learned by a child is long and difficult and requires a lot of understanding, then which method of learning will be appropriate? इसके ये क्वेश्चन करने के लिए आप ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और ये अच्छे से समझ लो। होल मेथड क्या कहता है? होल मेथड कहता है कि टॉपिक को बिगिनिंग से एंड तक एक ही बारी में पढ़ना है, पूरा एक ही बार में पढ़ना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिटेल्स पे नहीं जाना, बस उसको पूरा होल एक बार ही पढ़ लेना। स्पेस मेथड क्या कहता है? कोई बड़ा चैप्टर या कोई बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। ब्रेक स्टडी टाइम इनटू स्मॉलर रेगुलर सेशन, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, इसको स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ताकि उसको ओवर डेज ओवर वीक तोड़ दो, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। फिर इंसिडेंटल मेथड, इंसिडेंटल मेथड क्या होता है? जो आप एवरीडे एक्सपीरियंस करते हो, उनसे रोजमर्रा की चीज़ों से आप जैसे चीज़ें सीखते हो, उसको कहते हैं इंसिडेंटल मेथड, ठीक है। ये बिना कोई स्ट्रक्चर, बिना कोई डायरेक्शन, बिना किसी टीचर के होता है, ये खुद ब खुद इंसान जिंदगी में सीखता है, ठीक है। फिर है मास्ड मेथड। मास्ड मेथड में क्या करना होता है? क्रैमिंग करनी होती है, हमें बस रटना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रटना है। ये थोड़े टाइम के लिए तो काम कर सकता है, जैसे आप कोई चीज़ रट के चलेंगे, आपको 1 या 2 दिन तक याद रहेगा, लेकिन अगर आप उसका अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है, और इससे थकान भी जल्दी, ज़्यादा थक जाता है इंसान, इतना कितना रटा जाएगा किसी से, ठीक है। तो ये आप चारों के चारों में याद करना। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द लेसन टू बी लर्न बाय अ चाइल्ड इन लॉन्ग एंड डिफिकल्ट व्हेन द लेसन टोल्ड बाय चाइल्ड इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन व्हिच मेथड विल बी अप्रोप्रिएट? तो ये कह रहा है लॉन्ग है और डिफिकल्ट है और रिक्वायर्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे? होल मेथड एक ही बारी में तो करना नहीं, इंसिडेंटल ये हमको डेली से तो हम सीख नहीं रहे डेली चीज़ों से, ठीक है। फिर है स्पेस्ड मेथड, लॉन्ग है, डिफिकल्ट है और रिक्वायर्ड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको हम स्पेस मेथड से करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। मास मेथड तो रटना होता है, रटना नहीं है, हमको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। तो स्पेस मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमारा 8th क्वेश्चन, विच टीचिंग मैक्सिम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अच्छा, कौन सा टीचिंग मैक्सिम बेनिफिशियल नहीं है डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए? लर्निंग के लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये तो बेनिफिशियल है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये भी बेनिफिशियल है, ठीक है। उसको इनडायरेक्ट चीज़ें क्या बतानी, डायरेक्ट। अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है, उसको सिंपल फॉर्म में बताओ ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में लेके जाओ, उसको डायरेक्ट ही बता दो, एग्जाम्पल दे दो अच्छे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पे जाओ, ठीक है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर होएगा, ये हमारा आंसर है, ये सब विच इज़ नॉट पूछा था ना, नॉट बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल नहीं है, बाकी तो बेनिफिशियल है। तो अननोन टू अननोन, ये भी बेनिफिशियल है। अगर उसको कोई चीज़ पहले से पता है, उसको समझा, उस चीज़ से उसको कोई और चीज़ समझा रहे हैं जो चीज़ को पहले पता है, तो ये तो बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो ये नॉट बेनिफिशियल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट होता है कि सोचना खुद से, माइंड में कुछ देखना। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि 3D क्यूब सोचो, 3D क्यूब, तो उसको डिफिकल्टी होगी ना 3 डायमेंशनल चीज़ सोचने में, उसको 3D चीज़ ऑब्जेक्ट को ही दिखाओ, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये तो ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ, ओके। डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी ठीक है।
तो ये हमारा आंसर होगा। ये नहीं होगा। नॉट प्रिंसिपल ऑफ कुछ है ना, तो डेवलपमेंट फॉलो लीनियर पाथ नहीं, लीनियर पाथ नहीं फॉलो करता है, लीनियर प्लस स्पाइरल पाथ फॉलो करता है, सिर्फ लीनियर पाथ नहीं, स्पाइरल पाथ फॉलो करता है डेवलपमेंट। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारी डेवलपमेंट हम सारी चीज़ें सीखी जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आ गए, थर्ड क्लास से फोर्थ में आ गए, कभी कभार हम फेल भी हो सकते हैं, हमारा डाउनफॉल भी हो सकता है ना, फिर हम फिर दोबारा एग्जाम दें, हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो लीनियर प्लस स्पाइरल पाथ होता है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अच्छा, ये चीज़ मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, कैपेलेकोडल और प्रोक्सिमिडिस्टल डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट दो टाइप की डेवलपमेंट होती है बॉडी की, तो इसको आपने याद रखना है। कैपेलेकोडल डेवलपमेंट होती है हेड टू फुट, और प्रोक्सिमोडिस्टल होती है सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, ये बॉडी की स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बताता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चर फैक्टर आर इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में कौन से साइकोलॉजिस्ट ने सोशल और कल्चर फैक्टर को बताया था? हाँ, ये तो वाइगोट्स्की ने बताया था। वाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं और पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। आपको पता होगा ये चीज़। वाइगोट्स्की और पियाजे का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। जो वाइगोट्स्की है वो कहता है कि सोशल और कल्चर, इन सारे फैक्टर्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चाइल्ड पे असर पड़ता है, इसलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस? इज नॉट ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। ओके, हार्मोनियस रिलेशन विद पेरेंट्स, न्यू सोशल ग्रुपिंग, एडोलेसेंस के टाइम पे हम ग्रुपिंग करते हैं, दोस्त बनाते हैं, गैंग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। फिर है सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये भी हम करते हैं। हीरो वर्शिप भी करते हैं, हम किसी को अपना आइडल मानते हैं। हार्मोनियस रिलेशन विद पेरेंट्स ये नहीं होता। एडोलेसेंस एज को ट्रबलसम एज बोलते हैं, ठीक है, बहुत भूचाल आ रहा होता है इस एज में, तो पेरेंट्स के साथ इसमें हमारी लड़ाई होती रहती है। पेरेंट्स कहते हैं कि ये करो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये करूँगा, हम लीडर बनना चाहते हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ कोल्बर्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी? ये क्वेश्चन समझने के लिए आप पहले ये समझो, जो कोल्बर्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, इसके 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में क्या होता है, अर्ली एज में 10 साल तक की उम्र के अंदर क्या होता है, पनिशमेंट और ओबीडियंस का ओरिएंटेशन होता है हमारी लाइफ में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को हम कोई काम रोकने से रोकते हैं, उसको कहते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो उस बात को मानता है, वो ओबीडियंस उस बात को मानता है, ठीक है। फिर है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। अच्छा, इस लेवल में एक इसको टिट फॉर टैट भी कहते हैं। टिट फॉर टैट क्या मतलब? इसमें कहते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे, आपने देखा होगा कि जब 2 बच्चे आपस में मिलते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चा के पास कोई टॉय है और दूसरे बच्चे के पास कोई टॉय है, तो वो जिद करते हैं कि मुझको वो वाला टॉय चाहिए, है ना, और वो आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये, अगर वो उसको अपना टॉय नहीं देता तो फिर वो उसका टॉय तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये होती है टिट फॉर टैट। या फिर इसमें आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, भी तूने मेरी किताब फाड़ी, मैं भी तेरी किताब फाड़ूंगा, ऐसे करते हैं, तो उनसे इनको पर्सनल रिवॉर्ड मिलता है, भी हाँ, मैंने मैंने उसकी किताब फाड़ दी, मुझे मजा आया। तो ये स्टेज होती है, ठीक है, जिद्दी होते हैं इस स्टेज में बच्चे। दूसरा है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, ये एडोलेसेंस एज होती है 12 से 16 की, 12 से 17 या 18 लिखा होता है कहीं की जगह पे, 12 से 17। इसमें क्या होते हैं, हम गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, हम अपना नेचर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमको सारे रिस्पेक्ट करें, हमारी सारी इज्जत करें, तो हम ऐसा बिहेवियर रखते हैं कि मैं गुड बॉय हूँ या मैं नाइस गर्ल हूँ, ठीक है। और लीगल ओरिएंटेशन, इसमें हम जो हमारी क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए हैं, हम उनको मानते हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, है ना, गवर्नमेंट की जो रूल हैं हम उनको फॉलो करते हैं। मान लो कि अगर हम किसी का बुरा कर दें या कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लाइक मर्डर कर दें या वो कर दें, तो उनको पता है कि जेल हो सकती है, तो वो ऐसा करने से बचते हैं। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, इसमें आफ्टर एडोलेसेंस में क्या होता है, सोशल एंड लीगल मोरालिटी हम इसमें मानते हैं। मतलब हम मानते हैं कि जो रूल है उसकी मोरालिटी तो है, हमें रूल तो फॉलो करना है, लेकिन एक सोशल मोरालिटी भी होती है। अभी मतलब सोसाइटी किसी एक चीज़ को मान लो अगर सही मानती है तो वो ठीक है, अगर चाहे तो वो हमारे रूल लॉ के खिलाफ भी जा रही है, लेकिन अगर सोसाइटी उसको एज ए होल मानती है कि वो ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइंस डायलेमा से। हाइंस डायलेमा का एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति था, उसकी माँ बीमार हो गई थी, तो वो गरीब था, तो ये अपना केमिस्ट के पास गया कि मेरी माँ बीमार हो गई है, उसको दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर ने कहा है तो आप प्लीज़ मुझे दवाई दे दो, नहीं दवाई दे दो, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा या कुछ कर दूंगा। तो केमिस्ट ने मना कर दिया, अभी नहीं, पैसे तो अभी ला, चाहे तेरी माँ बीमार है, चलो ठीक है, मैं क्या करूँ। तो ये क्या करता है इंसान,
ये पर्सन क्या करता है, फिर केमिस्ट की दुकान में चोरी कर लेता है, केमिस्ट की दुकान में चोरी कर लेता है। तो इसको लगता है कि जबकि इसको पता है कि चोरी करने से FIR हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी माँ बीमार है, उसको दवाई चाहिए, ठीक है। तो ये चोरी करता है, तो इसको ये मानता है कि ये ठीक है, सोशली ठीक है, बाकी लोग भी इस बात को समझेंगे कि उसको ज़रूरत थी। तो इसको कहते हैं हेंस डिलेमा। तो इस वजह से ये क्या चीज़ कहते हैं, मार्क्स द स्टेज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो तो मैं करूँगा, रूल डाल गया तेल लेने, ठीक है। आगे है यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। ये क्या होती है, जब इंसान अपना कमाई कुमाई कर लेता है, सेटल हो जाता है, अब उसको लगता है कि मुझे सोसाइटी को वापस देना चाहिए, सोसाइटी को वापस देना चाहिए, गिव बैक टू सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए। इस इंसान को दुख होता है गरीबी देख के, औरों की गरीबी देख के, तो ये बहुत दान पुण्य ये वाले काम करता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखना। अब ये क्वेश्चन आते हैं इस बेस में, विच स्टेट ऑफ फॉरवर्ड मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। ये कन्वेंशनल मोरालिटी में कौन सी नहीं है। पहले तो ये देखो कन्वेंशनल मोरालिटी में है क्या, ये रहा कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। गुड गर्ल नाइस गर्ल ओरिएंटेशन करनी है हमें, और रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन ये होने चाहिए, गुड गर्ल बननी है हमको, गुड बॉय, ठीक है। फिर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये मॉरल, ये कन्वेंशनल में नहीं है, ये पोस्ट कन्वेंशनल में है, आपको याद होगा ये पोस्ट कन्वेंशनल में है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है, विच आर नॉट रिलेटेड कन्वेंशनल मोरालिटी, तो ये नहीं है, ए तो नहीं है, ठीक है। तो ए तो नहीं है, तो ए ऑप्शन में देखो ए कहाँ है, तो ये तो कट गया, ये हमारा आंसर हो सकता है इन दोनों में से। अब देखो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये तो कन्वेंशनल मोरालिटी में होता है, हमें फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है, ठीक है। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में होता है ना, ये हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में, तो हमारा ए और डी हो जाएगा, ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, अच्छा, हमें कोई मेंटल प्रोसेस करनी होती है ना, उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। तो इसमें आप देख लो ऑप्शन में कहीं पे कॉग्निटिव है, तो ये आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। इमिटेटिव लर्निंग होती है कॉपी करके सीखना। मोटर लर्निंग होती है आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोटर स्किल्स सीख रहे होते हैं, पेन वगैरह पेंसिल को पकड़ना, तो ये होती है मोटर लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग में कौन सी सबसे यूजफुल है। ऑप्शन है हमारा फील्ड ट्रिप, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट और ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हमको सोशल लर्निंग सीखनी है ना, लोगों से मिलना जुलना है, बाहर जाना है, तो वो तो फील्ड ट्रिप पे जाके होगा, तो ये हमारा आंसर है, ये सब नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इन पावलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली अफेक्ट द कंडीशनिंग बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। तो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, ये बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं। तो इवान पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट है, 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ें ये समझ लो, UCS, UCR, NS, CS और CR ये क्या होती है। UCS होता है अनकंडीशनल स्टिमुलाई, फिर UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, NS न्यूट्रल स्टिमुलाई, फिर कंडीशनल स्टिमुलाई और फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो डॉग के ऊपर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्या करते थे, इन्होंने एक डॉग रखा और डॉग को ना फूड लेके जाते थे उसके पास, और फिर देखते थे कि उसको उसकी सलाइवा आ रही है, वो जीभ लटकाने लग जाता है ना कुत्ता, खाना आते ही उसकी सलाइवा, थूक के ऊपर सलाइवा आ रही है, तो फूड देखते ही कुत्ते की थूक आने लग जाती है जबान पे। तो ये क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलाई, और फिर ये क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अभी हमने इनको कंडीशनिंग नहीं करी है, कंडीशनिंग मतलब होता है ट्रेनिंग करना, ठीक है। तो फूड लाएंगे तो कुत्ते की सलाइवा आने लग जाती है। फिर अगली इन्होंने क्या करी स्टेज में, इन्होंने घंटी बजाई और फिर देखा कुत्ता, अब कोई वो नहीं, कुत्ते की जीभ पे कोई सलाइवा नहीं आएगी, न्यूट्रल स्टिमुलाई है, बेल लाए, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमारा, ठीक है। फिर अगली बार इन्होंने फिर अगली स्टेज में क्या किया, बेल लाए, बेल के साथ लाए फूड। अब ये कुत्ता फूड को देखेगा, इसकी सलाइवा थूक आने लग जाएगी जबान पे, ठीक है। तो ये अभी भी ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, अभी ये कंडीशनिंग नहीं हुई कुत्ते की। अब ये फूड को देख के इसकी सलाइवा आ रही है और साथ में बेल बजा रहे हैं। तो ये चीज क्या करेंगे, अब इस चीज को ना बार बार करेंगे, जब भी फूड लाएंगे बेल बजाएंगे, जब भी फूड लाएंगे बेल बजाएंगे, या बेल बजाएंगे फूड लाएंगे, ऐसे करते हैं, बेल बजाएंगे साथ में फूड लाएंगे। तो इसकी अब कंडीशनिंग होगी कि फूड के साथ बेल बजती है, तो अब इसकी सलाइवा रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। भी बेल के साथ फूड आ रहा है तो मतलब खाना आ रहा है, तो अब अपना जीभ निकाल लो। अब अगली स्टेज में क्या, अब ये सिर्फ बेल बजा रहे हैं, कोई फूड नहीं लाए, लेकिन अब यहाँ ये इतनी बार ये प्रोसेस दोहरा दी कि ये कुत्ते की कंडीशनिंग होगी, ये बेल की आवाज सुनते ही इसकी जीभ से सलाइवा आने लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया इसका। अब ये कंडीशन स्टिमुलाई और कंडीशन रिस्पॉन्स, तो इसको कहते हैं हम भी कुत्ते की ट्रेनिंग कर दी, अनकंडीशन स्टिमुलाई से हमने उसको कंडीशन रिस्पॉन्स पे ले आए हम, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान से देखो, पहले क्या हो रहा था, अनकंडीशनल स्टिमुलाई फूड आ रहा था
और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा था। फूड आया तो सलाइवा आ गई, फिर बेल लेके आए और साथ में फूड लेके आए। अब भी यहाँ पे इसका अनकंडीशनल सलाइवा आ रहा है। अब इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे, तो ये अब कंडीशन हो जाएगा, कुत्ता कंडीशन हो जाएगा। अब सिर्फ हम बेल लेके आएंगे, बेल बजाएंगे तो कुत्ते की सलाइवा आने लग जाएगी। पहले ये जो कि नेचुरल स्टिमुलस था फूड के साथ, लेकिन बार बार हमने ये प्रोसेस करी तो ये कंडीशन हो गया कि बेल जब भी बजेगी इसका मतलब फूड आने वाला है, तो इसकी सलाइवा आ जाएगी। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, एक चीज और है, इसको टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को इवान पावलोव की क्लासिक कंडीशन थ्योरी को टाइप एस थ्योरी भी कहते हैं, या फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, या फिर कंडीशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और इसको एसएस लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पावलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी व्हिच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली इफेक्ट द कंडीशनिंग बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। ये कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा कंडीशनिंग और नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलाई में। तो कह रहा है एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंटेशन। टाइमिंग तो होती है, टाइमिंग तो है, बेल के साथ फूड आ रहा है तो ये टाइमिंग है, तो ये तो है, अफेक्ट करता है। फिर रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलाई, अब स्टिमुलाई को बार बार, अब वो उस कंडीशन को बार बार हम करेंगे तो ही तो स्टिमुलाई उसके अंदर डेवलप होगा, तो रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलाई तो है, बार बार रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलाई करेंगे तभी तो रिस्पॉन्स डेवलप होएगा, तो ये भी है। फिर है कंट्रोल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, फूड के साथ बेल बजा रहे हैं, ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये नहीं कुछ और करने लगे बीच में कुछ और घुसा दिया, नहीं, बेल के साथ फूड आ रहा है, ऐसे नहीं कोई और चीज कर रहे हैं हम और उसके साथ फूड आ रहा है, तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का है। फिर है लैक ऑफ मोटिव। ऐसा तो कुछ नहीं होता, लैक ऑफ मोटिव, मोटिव तो होना चाहिए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये सब कट। विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली अफेक्ट द कंडीशन बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, तो लैक ऑफ मोटिव ये नहीं करता, ये फैक्टर नहीं है। तो हमारे 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट एजुकेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और